कभी कभी जिंदगी में अजीब मोड़ आते हैं जिसमें हमें बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। तो पेश है कहानी एक ऐसे एमएमए फाइटर की जिसने रिंग में बड़े बड़े फाइटर को हराया, लेकिन बाद में हालात ने उसे एक चोर बना दिया। आइए सुनते हैं इस मजेदार किस्से को। कहानी शुरू होती है 2006 की सिक्योरिटास डिपो डकैती से, जो कि इंग्लैंड के टॉनब्रिज में हुई थी। ये यूके की सबसे बड़ी पैसों की डकैती थी। ये डकैती 21 फरवरी 2006 की शाम को एक अपहरण के साथ शुरू हुई और 22 फरवरी की शुरुआती घंटों तक चली, जब 7 अपराधियों ने लगभग 3 मिलियन चुरा लिए। चोरों ने 155 मिलियन और छोड़ दिए क्योंकि उन्हें इसे ले जाने के लिए कोई कार नहीं मिले। आइए अब इस कहानी को और विस्तार से और मजेदार तरीके से जानते हैं। कहानी में सबसे मजेदार बात होती है चोरों की पहचान। तो आइए मिलते हैं इस महान डकैती के दिलचस्प किरदारों से। पॉल एलन, जिसे टीम का मास्टरमाइंड कहा जाता है। पॉल की पहचान उसकी बड़ी बड़ी मूंछों और सर पर हमेशा पहने जाने वाली टोपी से होती है। उसे लगता है कि टोपी पहनने से उसकी पहचान छिपी रहेगी, लेकिन हकीकत में वह और भी मशहूर हो गया है। इयन बोवरेम इस टीम का चीफ प्लानर था। उसकी एनालिसिस कैपेसिटी और लॉजिकल सोच ने टीम को हर संभावित जोखिम से बचाया। इयान ने हर अकाउंट का ध्यान रखा, जिससे इस डकैती की योजना बारीकी से बनाई गई। जेटमेयर बुच पापा टीम का मेन ड्राइवर था। उसकी गाड़ी चलाने की एक्सेलेंट कैपेसिटी ने उन्हें पुलिस से बचने में मदद की। जेटमेयर ने अपनी कुशलता से डकैती के दौरान टीम को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। रॉजर कुट्स टीम का टेक्निकल एक्सपर्ट था। उसकी टेक्नोलॉजी और गिज्मो के नॉलेज ने तिजोरी खोलने और सिक्योरिटी सिस्टम को इनएक्टिव करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। रॉजर ने अपने डिवाइसेस से हर तकनीकी चुनौती को पार किया। एमीर हाइसेनाज टीम का सबसे चुपके से काम करने वाला सदस्य था। उसकी शांत और अलर्टनेस ने उसे सिक्योरिटी गार्ड्स और कैमरों से बचने में मदद की। एमिर की गुप्त तरीके से काम करने की कला ने टीम को बिना किसी शोर के डकैती को अंजाम देने में मदद की। ली मरे टीम का मेन सिक्योरिटी और एक फेमस एमएमए फाइटर था। उसकी फिजिकल कैपेसिटी और फाइटिंग स्किल्स ने सिक्योरिटी गार्ड को काबू में रखने में मदद की। ली ने अपनी ताकत और धैर्य से हर मुश्किल को आसान बनाया। ली ड्रग्स और गैम्बलिंग के बाजे से कंगाल हो चुका था। स्टुअर्ट रॉयल टीम का दिमागी खिलाड़ी था। उसकी साइकोलॉजिकल सोच और एनालिसिस ने टीम को हर स्थिति का सही कैलकुलेशन करने में मदद की। स्टुअर्ट ने अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान ढूंढा। लिया रुशा टीम का निडर और फास्ट पेस्ड सदस्य था। उसकी हिम्मत और तेजी ने टोली को कठिन परिस्थितियों से रिकवर में सहायता की। ली की उत्साही ट्रेंड ने टोली को हमेशा इंस्पायर्ड और एक्साइटेड रखा। इन सभी सदस्यों ने मिलकर अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन और कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए 2006 की सिक्योरिटास डिपो डकैती को अंजाम दिया, जो यूके की सबसे बड़ी नकद डकैती के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। 21 फरवरी 2006 की ठंडी शाम थी। टॉनब्रिज के सिक्योरिटास डिपो में सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जल्द ही यहाँ की सुरक्षा को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। एक गैंग जिसमें 7 चोर शामिल थे ने इस डकैती की महीनों तक प्लानिंग बनाई थी। उनके किंगपिन, जो खुद को बॉस कहलाता था, ने पूरी योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा कि एक फाइटर की मदद से काम और भी आसान हो जाएगा। इसी बीच ली मरे, जो चोट के कारण फाइटिंग से दूर हो गया था, उनकी टीम में शामिल हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड डेब्दन फॉरेस्ट में पाउंड 10 रन के नोट छापता है। 2006 में इसने करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम 5 कंपनियों को सौंपा। ग्रुप चोर सिक्योरिकॉर्ड, हैलिफैक्स बैंक ONF स्कॉटलैंड, पोस्ट ऑफिस लिमिटेड, रॉयल बैंक ONF स्कॉटलैंड और सिक्योरिटास। इंग्लैंड और वेल्स में 28 सेंटर थे जो नई करेंसी रखते थे और पुरानी करेंसी को स्टोर करते थे, जिसे या तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता था या डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता था। 2001 तक बार्कलेज अपनी कैश खुद स्टोर करता था। उन्होंने 1980 में कैंट के टॉनब्रिज में वेले रोड पर मेडवे हाउस नाम का एक डिपो बनाया। इस स्थान को इसलिए चुना गया क्योंकि यह 3 पुलिस स्टेशनों के पास था। मेडवे हाउस टॉनब्रिज स्टेशन से केवल 300 मीटर की दूरी पर था और एंजेल शॉपिंग सेंटर के पास भी था।
वेले रोड पर पहली बिल्डिंग एक क्विक फिट गैराज थी और दूसरी बिल्डिंग डिपो थी। बैलेंज ने 2001 में पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन का काम सिक्योरिटास कैश मैनेजमेंट, सिक्योरिटास की एक सहायक कंपनी को आउटसोर्स किया था और 2006 में सिक्योरिटी टॉन ब्रिज डिपो का मैनेजमेंट कर रहा था। यह डिपो अनइंटरप्टेड चालित था और इसमें 80 फुल टाइम कर्मचारी थे जो 3 शिफ्ट में बांटे गए थे। मेजॉरिटी कार्य बैंक नोट्स की सॉर्टिंग और गिनती में होता था जो आर्मर्ड फैमिली से आते थे और फिर से कैश मशीन्स को फिर से भरने के लिए भेजे जाते थे। पैसे को ब्रिक्स में बंडल में बांधा जाता था जिन्हें वेरियस रंगों की प्लास्टिक से लपेटा जाता था। 5 ब्रिक्स हरे रंग के थे, 500, 10 ब्रिक्स नीले रंग के थे, 5000, 20 ब्रिक्स लाल रंग के थे, 5000, $50 ब्रिक्स पीले रंग के थे, 12500। कॉलिन डिक्सन डिपो के मैनेजर थे। उन्होंने अपनी पत्नी और उनके छोटे बच्चे के साथ हर्नबे में रहा करते थे। उनके नौकरी के स्वभाव के कारण उन्हें यह ट्रेंड किया गया था कि वे अपने कॉलीग्स को अपने रहने की जगह बताने से इनकार करें और हर एक दिन अलग-अलग रास्ते का उपयोग करके कार से काम जाएं। परिवार के पास 2 कारें थीं और वह यह भी बदलते रहते थे कि उन्होंने किस कार का उपयोग करना है। उन्हें बताया गया था कि अगर कभी भी उन्हें पुलिस द्वारा रोका जाए तो वे अपनी कार में बैठे रहें और अधिकारियों को अपने काम का एक पेपर दें, फिर उन्हें क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए पीछा करें, जहां उन्हें उनकी जांचों में सहायता करनी होगी। 21 फरवरी 2006 के ट्यूसडे की शाम के आसपास डिक्सन अपने घर की ओर ड्राइव कर रहे थे। वे A249 सड़क पर थे जब उन्हें स्टॉकबरी सिटी के बाहर मेडस्टोन से नॉर्थ ईस्ट में स्थित गांव के पास एक प्रिसेप्टिव पुलिस कार द्वारा रोक लिया गया। उस वोल्वो $60 में ग्रिल में चमकदार नीली लाइट्स थीं और 2 यूनिफॉर्म पहने हुए अधिकारी डिक्सन के खिड़की के पास आए। उन्होंने उसे अपनी इंजन बंद करने और इग्निशन में की छोड़ने के लिए कहा। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए डिक्सन उस अधिकारी के आदेश पर अपनी गाड़ी से बाहर निकल गए और दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए कहा गया, जहां उन्हें हैंडकफ लगाए गए। उनकी कार सड़क से हटाई गई और वोल्वो वेस्ट में M20 मोटर मार्ग पर वेस्ट मूलिंग बाईपास के लिए चली गई। अपराधी ने उसे एक पुलिस स्टेशन जाने का दिखावा करके अपनी धोखाधड़ी का प्रदर्शन किया और उसे एक बंदूक से धमकाया। फिर उसे बांधकर एक सफेद वैन में ट्रांसफर्ड किया गया जो स्टेपलहर्स्ट के पास एल्डरडेन फार्म के क्लोज से चली गई। 2 आदमी जो पुलिस अफसर बनकर उपाधियों का उपयोग कर रहे थे, वे डिक्सन के घर जाकर लिन डिक्सन से बात की। उन्होंने बताया कि उनके पति की कार क्रैश्ड हो गई है और उन्हें और उनके बेटे को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जब लिन डिक्सन ने कार में बैठा तो उन्हें महसूस हुआ कि यह असली पुलिस कार नहीं थी। फिर उन्हें बताया गया कि उन्हें किडनैप किया जा रहा है और उन्हें एक खेत में ले जाया गया। कॉलिन डिक्सन को फिर बंदूक की धमकी के साथ चेक किया गया कि उन्हें डिपो के ठिकाने के बारे में बताना होगा और उनके परिवार के सदस्यों की जिंदगियां उनके एक्शन पर निर्भर करेंगी। 22 फरवरी 2006 को वेडनेसडे को लगभग 1 बजे 3 कार डिपो की ओर जा रहे थे। लिन डिक्सन और उनके बेटे को 7.5 टन के सफेद रेनॉल्ट मिडलम लॉरी के पीछे बंद किया गया था। कॉलिन डिक्सन और अन्य गैंग के सदस्य एक वॉक्सहॉल वेक्ट्रा और वोल्वो में यात्रा कर रहे थे। कार्स ने डिवाइडेड हो गए और वोल्वो डिपो पर रात के बोइन 21 बजे पहुंची। डिक्सन और एक गैंग मेंबर जो एक पुलिस अधिकारी बने हुए थे गाड़ी से उतरे और पैदल दरवाजे की ओर बढ़े। डिक्सन ने घंटी बजाई और कंट्रोल रूम ऑपरेटर के माध्यम से अंदर देखा। इनएक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर ने इसे बिना कोई क्वेश्चन किए बिना ही दरवाजा खोल दिया और 9 ऑफिसर को बिल्डिंग में एयरलॉक के माध्यम से अंदर आने दिया। पूरी लूट को बिल्डिंग के सीसीटीवी पर कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था और जब कैंट पुलिस बाद में इस फुटेज की रिव्यू करती तो उन्होंने इस गैंग के मेंबर को पुलिस वाला का सरनेम दिया। पुलिस वाला ने ऑपरेटर को वश में किया और बिना पूछे डिक्सन ने बटन दबाया जिससे गेट खुल गया और कार्स को यार्ड में प्रवेश दिया। बाकी गैंग ने अब इमारत में प्रवेश किया। एक आदमी को बाद में स्टॉप वॉच नाम दिया गया क्योंकि उसने डकैती का समय लेने के लिए एक स्टॉप वॉच पहना था जो फिल्म ओशंस 11 की तरह था। दूसरों को शॉर्टी, हुडी और मास्टर एवरेज कहा गया।
डकैतों के चेहरे मास्क से छिपे थे और उनके पास हैंडगन, शॉटगन, AK-47 अटैक्स राइफल्स और एक स्कॉर्पियन सबमशीन गन थी। डिक्सन ने एम्प्लॉइज से गिरफ्तारों के आदेशों का पालन करने के लिए कूहा और 14 एम्प्लॉइज बांध दिए गए। किसी ने भी अलार्म नहीं दबाया। गिरफ्तारी के 7 सदस्यों ने मेटल केजेस को लोरी में भरने का प्रयास किया और पाया कि वे बहुत भारी हैं। इसलिए एक अपराधी ने लैंसिंग लिंडे पावर लिफ्टर चलाने की कोशिश की और बाकी ने हॉस्टेजेस को रास्ता दिया। लिफ्टर को मुनव्वर करना मुश्किल था और एक सिक्योरिटास एम्प्लॉइज को इसे चलाने के लिए आदेश दिया गया। जब उसने इसे जानबूझकर बार बार टुकराया तो डिक्सन को पैलेट मूवर का उपयोग करने के लिए कहा गया। फिर कार्यकर्ता ने पावर लिफ्टर को ट्रक की पिछली लिफ्ट और लोगों के बीच में फंसा दिया, जिससे यह स्टेरिलाइज्ड हो गया। जब डिक्सन ने पैलेट मूवर को फुहार दी तो हुडी डाउटफुल हो गए और उन्होंने उसकी ओर बंदूक दिखाई। धीरे प्रोग्रेस से निराश होकर अन्य गिरफ्तारी सदस्यों ने हाथों में पैसे के हीप लिए और खरीदारी की ट्रॉली भर दी। डाकैतों ने 22,966 मिलियन पुराने और उपयुक्त बैंक नोटों की चोरी की। एक और 154 मिलियन लोरी में नहीं फिट हो रहा था और उन्हें इसे पीछे छोड़ना पड़ा था। कंट्रीब्यूशन के अनुसार उन्होंने कुल में 17 केज और 3 ट्रॉलीज बैंक नोट से भर लिए थे। स्टाफ कर्मचारी खाली पिंजरों में बंद छोड़ दिए गए थे, लिन डिक्सन और उनके बेटे के साथ। किसी भी चेतावनी के बिना चोरों ने 02:44 बजे जब वे चले गए, स्टाफ से यही कहा कि वे शांत रहें। 03:15 बजे जब उन्हें यकीन हो गया कि डकैतू चले गए हैं, स्टाफ ने एक अलार्म ट्रिगर किया जिसने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और जांच शुरू की, जिसमें स्टाफ से पूछताछ की गई और उनके कपड़े और DNA प्रोफाइल ली गई। उसी दिन पुलिस ने डकैती में शामिल कुछ वाहनों की खोज की। एक पूर्व पार्सल फोर्स वैन को हुक और हैचेट पब में हुकिंग के पास मेडस्टोन में छोड़ा गया था। एक वोल्वो और एक वॉक्सहॉल वेक्ट्रा को लीड्स कासल के पास छोड़ दिया गया था। डिक्सन की निसान ऑल्मेरा को डेटलिंग के कॉक हॉर्स पब में पाया गया। अगले दिन शुक्रवार 24 फरवरी को अपराध स्थल से मेटल के पिंजरे और अन्य सामग्री को डेटलिंग के पास फ्रानिंघम फार्म में पाया गया, जो एल्डरडन फार्म के मालिक के एक दोस्त द्वारा किराए पर दी गई जगह पर था। डकैती के 4 दिन बाद मरे और एलन यूके से भाग गए। एम्स्टर्डम का दौरा करने के बाद वे मोरक्को गए, जहां उन्होंने घरों, ज्वेलरी और ड्रग्स पर बहुत पैसा खर्च किया। यूके में वापस 2 मार्च को पुलिस अधिकारियों ने वेलिंग में ग्रेव्स इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक यूनिट पर छापा मारा। उन्होंने एक शिपिंग कंटेनर को तोड़ा, जिसमें लगभग 7 मिलियन नकद पाए गए, जिसे बाद में 9,65,50,040 रूप में घोषित किया गया। उन्होंने कहीं और एक बिन बैग में 50,000 पाउंड भी पाए। ये खोजें रॉजर कॉट्स से जुड़ी थीं, जो एक वैन डीलर था जिसने यार्ड किराए पर लिया था और अपनी नाव वहां रखी थी। उसी दिन जब यह मिला, 3 लोग मेडस्टोन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। फार्म के मालिक पर डकैती की साजिश, चोरी का सामान संभालने और अपहरण के 3 आरोप लगाए गए। रॉयल पर डकैती की साजिश का आरोप लगाया गया। तीसरे व्यक्ति पर चोरी का सामान संभालने का आरोप लगाया गया। तीनों को हिरासत में भेज दिया गया। रॉयल ने अपने ही नाम से डकैती में इस्तेमाल की गई रेनॉल्ट लॉरी किराए पर ली थी। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि मजबूरी और नशे किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है, चाहे वह कितना भी सशक्त और सिद्धांतवादी क्यों न हो।